नमस्कार बच्चों। पूर्व कक्षा में हम पढ़ रहे थे पद परिचय। आज हम पढ़ेंगे पद परिचय का शेष भाग। बच्चों, पिछली कक्षा में हम संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्रिया। बच्चों, आपको ज्ञात होगा कि क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म होता है और अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता है। जैसे पहले भी आपको बताया जा चुका है, तो वैसे ही क्रिया में भी हम वचन, लिंग और काल का प्रयोग करेंगे। क्रिया शब्दों का परिचय बताते समय क्रिया का वचन और उसका लिंग और क्रिया का काल कौन सा है और धातु बच्चों, क्रिया शब्द का जो मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं। जैसे शब्द है पढ़ना, तो उसकी धातु होगी पढ़। और इसी तरह से उस क्रिया शब्द का वाच्य, वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उस क्रिया शब्द का क्या संबंध है, क्रिया शब्दों के पद परिचय में हम ये सब बताएंगे। जैसे यहाँ पर वाक्य लिखे हैं, राम ने रावण को मारा। बच्चों, इसमें क्रिया शब्द है मारा, जो कि सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें कर्म भी दिया हुआ है रावण, तो इसलिए मारा जो है वो सकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, क्योंकि इसके शब्द से ही पता चल रहा है, इसमें आ की मात्रा लगी हुई है, तो इसलिए पुल्लिंग है। और एक वचन है और कर्तवाच्य है। और काल भूतकाल है इसमें। और मारा का जो मूल रूप है वो मार, और कर्ता इसका राम, यानी मारने का जो काम किया है वो राम ने किया है, इसलिए कर्ता राम होगा। दूसरा वाक्य है, बगीचे में कुछ लोग बैठे हैं। यहाँ पर बैठे थे शब्द जो है वो हमारा क्रिया शब्द है। ये अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें काम करने का बोध नहीं हो रहा है। इस वाक्य में कोई काम नहीं किया जा रहा, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है और बहुवचन है। क्योंकि बगीचे में कुछ लोग बैठे थे, नहीं बहुत सारे लोग, बहुवचन है और कर्तवाच्य है, और थे लगा है इसलिए भूतकाल है। और बैठे, इसका जो मूल धातु होगी वो बैठ, और इसका जो कर्ता है वो लोग, क्योंकि बैठने का जो काम किया जा रहा है वो लोगों के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए कर्ता लोग हैं। बच्चों, क्रिया शब्दों का परिचय आपको समझ में आ गया होगा। अब क्रिया विशेषण। बच्चों, वाक्य में क्रिया विशेषण के शब्द भी होते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, जैसा कि आप पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। क्रिया विशेषण शब्द वो होते हैं जिसमें क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। क्रिया के बारे में जो निर्देश दिए जाते हैं वो शब्द क्रिया व विशेषण होते हैं। जैसे रेलगाड़ी अचानक ही प्लेटफॉर्म पर आ गई। यहाँ पर आ गई क्रिया है, और कैसे आ गई, अचानक। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण जो शब्द है अचानक है। अब ये कौन सा क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि कैसे, कब, कहाँ, क्यों, ये सारे शब्दों से हम क्रिया विशेषण की पहचान कर सकते हैं। जिस वाक्य में कैसे प्रश्न करने से उत्तर मिल जाए वहाँ रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा, और आ गई क्रिया की विशेषता बता रहा है। और दूसरा, सुमित प्रतिदिन टहलता है। क्रिया विशेषण प्रतिदिन। कालवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि प्रतिदिन जो शब्द है उससे कब प्रश्न करने से इसका उत्तर मिल रहा है, तो कब जब प्रश्न करने से उत्तर मिले तो वहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। और टहलता जो क्रिया है उसकी विशेषता बता रहा है प्रतिदिन शब्द, इसलिए कालवाचक क्रिया विशेषण। और टहलता क्रिया की विशेषता। मैं बैठी थी और बच्चे धीरे धीरे पढ़ रहे थे। यहाँ पर धीरे धीरे जो शब्द है वो क्रिया विशेषण है, क्योंकि पढ़ने का जो काम है वो कैसे हो रहा है, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे शब्द क्रिया विशेषण है। और आपने बच्चों सुना, मैंने कहा कैसे पढ़ रहे थे, तो कैसे प्रश्न करने से यहाँ उत्तर मिल रहा है, कैसे पढ़ रहे थे, धीरे धीरे, तो इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण है ये। और पढ़ रहे थे क्रिया की विशेषता बता रहा है।
अगला है संबंध बोधक। बच्चों संबंध बोधक शब्दों के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं ऐसे शब्द। इसके 12 भेद होते हैं, काल, सूचक, स्थान, दिशा वगैरह वगैरह। ठीक है, उससे संबंधित संज्ञा या सर्वनाम का उल्लेख हम पद परिचय बताते समय करते हैं। जैसे हमारे घर के पीछे आम का एक पेड़ है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे के पीछे शब्द रेखांकित है, तो के पीछे यहाँ पर घर का और आम के पेड़ का संबंध बताया जा रहा है, यानी आम का पेड़ कहाँ है, वो घर के पीछे है। ठीक है, तो कहाँ प्रश्न करने से हमें उत्तर मिल रहा है, तो इस पर जो संबंध बोधक शब्द है वो के पीछे, जो कि स्थानवाचक है। चाकू के द्वारा फल काटो, यानी फल काटने का काम जो हो रहा है वो चाकू से हो रहा है, तो के द्वारा संबंध बता रहा है फल का और चाकू का। तो यहाँ पर एक साधन का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये के द्वारा जो संबंध बोधक है वो साधनवाचक है। मेरी दुकान के सामने एक बस खड़ी है, यहाँ पर दिशा का बोध हो रहा है, क्योंकि बस जो खड़ी है वो दुकान के सामने है। तो दुकान और बस का जो संबंध हो रहा है वो के सामने शब्द से हो रहा है, तो संबंध बोधक शब्द है वो, जो कि दिशा सूचक है। अगला है समुच्चय बोधक। बच्चों समुच्चय बोधक शब्दों के बारे में आप भली भांति जानते होंगे, क्योंकि रचना के आधार पर वाक्यों को पढ़ाते समय मैंने संबंध बोधक शब्द भी पढ़ाए थे आपको। इसके भी भेद होते हैं, समानाधिकरण, व्यधिकरण। इसके द्वारा जोड़े गए शब्दों या वाक्यांशों तथा उसके वाक्यों का उल्लेख पद परिचय बनाते समय किया जाता है। जैसे फल खाओ और स्वस्थ रहो। बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया, समानाधिकरण शब्द जैसे और, परंतु, इसलिए, ताकि, ठीक है, क्योंकि, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो समानाधिकरण शब्द होते हैं। ठीक है, ये समुच्चय बोधक अव्यय है। आप इसमें समानाधिकरण और व्यधिकरण नहीं भी लिखना चाहें, अगर पहचान नहीं हो रही है तो लिखना आवश्यक नहीं है, आप सिर्फ समुच्चय बोधक अव्यय भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर और जो शब्द है समुच्चय बोधक अव्यय है कि फल खाओ स्वस्थ रहो, दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, यानी कि योजक है। तो आप इसका परिचय बनाते समय केवल समुच्चय बोधक अव्यय भी लिख सकते हैं। हम स्कूल गए परंतु वहाँ कोई नहीं मिला। यहाँ पर भी हम स्कूल गए, वहाँ कोई नहीं मिला, दो वाक्य हैं, इनको परंतु योजक से जोड़ा जा रहा है, जो कि समानाधिकरण है। ऋषि ने पेड़ लगाए, फल और छाया मिले। यहाँ पर ये दो वाक्य हैं, इनको ताकि जो है समुच्चय बोधक से जोड़ा जा रहा है, जो कि व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। बच्चों ये लिखना आवश्यक नहीं है, आप केवल समुच्चय बोधक शब्द भी लिख सकते हैं। विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक शब्दों को भी आप भली भांति जानते होंगे, क्योंकि आप पूर्व कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं। विस्मयादि बोधक जो शब्द होते हैं उनके द्वारा हम अपने भाव का उल्लेख करते हैं। जैसे अगर खुशी हो रही है तो, और किसी से अगर घृणा है, ठीक है, किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, अपमान, किसी को निर्देश देना है, या आश्चर्य हो रहा है, किसी को संबोधित करना है, या दुख, ऐसे शब्दों को प्रकट करने, जो हमारे ये भाव होते हैं, इन भाव को प्रकट करने के लिए कुछ शब्द जो अनायास ही हमारे मुंह से निकल जाते हैं, आप लोगों ने भी महसूस किया होगा। तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आते हैं। और इसके अलावा इनमें एक और पहचान करने की खास बात होती है कि विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिसे अंग्रेजी में एक्सक्लेमेटरी साइन कहते हैं, वो भी इनके आगे लगा होता है। जैसे तुमने अच्छा किया, अगर हम किसी से बोलेंगे तुमने अच्छा किया, तो हमारे मुंह से ये जरूर निकलेगा शाबाश तुमने अच्छा किया। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो विस्मयादि बोधक आते हैं, और जो कि एक हर्ष सूचक चिन्ह है। बच्चों शब्द से ही स्पष्ट है कि तुमने अच्छा काम किया, शाबाश तुमने अच्छा काम किया, यानी कि खुशी का अनुभव हो रहा है। दूसरा वाक्य, अरे तुम भी आ गए। अरे तुम भी आ गए, अरे जो शब्द है उससे, शब्द से ही प्रतीत हो रहा है कि आश्चर्य हो रहा है किसी को देखकर, इसलिए मुंह से अरे शब्द निकला है। तो ये आश्चर्य सूचक विस्मयादि बोधक शब्द है। वह भारत मैच जीत गया।
वह वह शब्द से ही पता चल रहा है कि जो हमें प्रसन्नता हो रही है और प्रसन्नता के कारण ही वह शब्द मुंह से निकला है। और दूसरे पहचान करने का तरीका है कि इसमें जो है विस्मयादिबोधक चिन्ह भी लगा है। इसलिए इस तरह के जो शब्द होते हैं वो विस्मयादिबोधक शब्द होते हैं और शब्दों से ही स्पष्ट है कि वो किस तरह के जो है भाव को प्रकट कर रहे हैं। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पद परिचय बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। ये अगली कक्षा में मैं इससे संबंधित अभ्यास कार्य आपको करवाऊँगी। धन्यवाद।